कभी आपने सांप और सीढ़ी का खेल खेला है, जहां आप बड़े जतन से एक एक कदम आगे बढ़ते हैं और अचानक किस्मत पलटती है और आप सीढ़ी चढ़कर जीत के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर पासा पलटता है और किस्मत भी, एक सांप डसता है और आप वापस नीचे पहुंच जाते हैं। फिर वापस सीढ़ियों के इंतजार में एक एक कदम चढ़ने लगते हैं। मोनिका ओ माय डार्लिंग भी सांप सीढ़ी का एक ऐसा ही दिलचस्प खेल है। यहाँ खिलाड़ी बस एक है, मोनिका। वो पासा पलटती जाती है और बड़ी सी कंपनी के बड़े बड़े एम्प्लॉय को सीढ़ियां बनाती जाती है। लेकिन इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सांप केवल मोनिका को डसता है या फिर बाकी लोगों को भी, ये तो आपको एक्सप्लेनेशन देखने के बाद ही पता चलेगा। सबसे दिलचस्प ये है कि ये फिल्म मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि सीरियल मर्डर मिस्ट्री है। फिल्म में ढेर सारे किरदार है और इन सब का एक एक कर मर्डर होता है। लेकिन क्या ये मर्डर किसी सीरियल किलर ने किया है? आइए जानते इस एक्सप्लेनेशन से। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है गौरव मोरे से, जो कि यूनिकॉर्न कंपनी में एक एम्प्लॉय है और वो यहाँ पर बैठकर सोशल मीडिया पर सालू नाम की एक लड़की की तस्वीर देख रहा होता है, जिससे कि हमें ये बात पता चलती है कि गौरव सालू से बहुत प्यार करता है। और फिर तभी देव नाम का लड़का भी आ जाता है और वो भी यहीं पर काम करता है। साथ ही देव यहाँ पर गौरव को एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाता है। वो उससे कहता है कि उसने हाल ही में सालू को प्रपोज किया है और सालू ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। और ये बात सुनने के बाद गौरव का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो सालू से बहुत प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर गौरव इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाता है, इसलिए वो वहीं की एक रोबोटिक मशीन से देव को मार डालता है। अब आगे 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम गौरव को देखते हैं और उसी के साथ सालू को भी देख पाते हैं, जिससे कि हमें ये बात पता चलती है कि अब गौरव और सालू साथ में हैं। और गौरव बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि सालू उसकी क्रश थी और अब वो उसके साथ है। अब यूनिकॉर्न कंपनी का एक फंक्शन हो रहा था, जहाँ पर हम सत्यनारायण अधिकारी को देख पाते हैं, जो कि आज यूनिकॉर्न कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अनाउंस करने वाले थे। और इस डायरेक्टर के लिए काफी लोग उम्मीदवार भी थे। लेकिन इन सबको छोड़कर सत्यनारायण ने जयंत को चुना, जिसका रोल प्ले किया है राजकुमार राव ने। तो जयंत बहुत ही टैलेंटेड होता है और उसने यूनिकॉर्न कंपनी के लिए एक रोबोटिक मशीन भी बनाई है, इसलिए उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए चुना गया है। साथ ही हम यहाँ पर अरविंद नाम के एक आदमी को भी देख पाते हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए शायद उसे चुना जाएगा, लेकिन उसे नहीं चुना गया, इसलिए वो काफी दुखी होता है। इसी फंक्शन में हम निक्की नाम की एक लड़की को भी देख पाते हैं, जो कि जयंत से प्यार करती है और जयंत भी उससे प्यार करता है और वो सत्यनारायण की बेटी होती है। साथ ही यहीं पर हम निशिकांत नाम के एक आदमी को भी देख पाते हैं, जो कि सत्यनारायण का बेटा और निक्की का भाई होता है। इसके बावजूद उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए नहीं चुना गया, इसलिए निशी भी काफी गुस्से में होता है। अब आगे जयंत उस रोबोटिक मशीन का सभी के सामने ट्रायल करके बताता है, जो कि काफी सक्सेसफुल होता है और उसकी काफी तारीफ की जाती है। जिसके बाद एंट्री होती है मोनिका की। मोनिका यहाँ पर एक डांस परफॉर्म करती है और साथ ही हमें ये बात भी पता चलती है कि मोनिका भी यूनिकॉर्न कंपनी में काम करती है। अब अगले दिन की सुबह में हम देखते हैं मोनिका और जयंत को, जिनका की आपस में अफेयर चल रहा होता है। यहाँ पर मोनिका जयंत को जब एक बात बताती है तो जयंत की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मोनिका उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जय इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वो मोनिका को अबॉर्शन करने को कहता है। लेकिन मोनिका उसकी एक भी बात नहीं मानती है। मोनिका उससे कहती है कि कुछ दिनों बाद तुम्हारी निक्की से शादी हो जाएगी और कुछ सालों के बाद ये सारी की सारी कंपनी तुम्हारे नाम भी हो जाएगी, तो वो इस बच्चे को अकेले ही दुनिया में ला सकती है और उसका ख्याल भी रख सकती है। बस उसे बीच बीच में थोड़ी सी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, वो कि तुम्हें देनी पड़ेगी। जयंत यहाँ पर समझ जाता है कि मोनिका उसे ब्लैकमेल करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर जयंत के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मोनिका की ये सारी बातें माननी पड़ती है। अब अगले दिन ऑफिस में सत्यनारायण जयंत का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं और यहाँ पर सत्यनारायण उसे उसका नया ऑफिस बताते हैं। दरअसल जयंत को कंपनी में और भी ऊपर प्रमोट कर दिया गया था, जिससे कि जयंत बहुत ज्यादा खुश होता है। इसी कंपनी में सालू भी काम करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सालू जयंत की बहन है। जिसके बाद जब जयंत अपने कुछ मेल्स चेक कर रहा होता है तो उन्हीं मेल्स में से एक मेल मोनिका का भी था और उसने एक होटल के 303 वाले नंबर में बुलाया है। साथ ही उन्हीं मेल के साथ साथ कुछ फोटोज भी थी, जिनमें की मोनिका और जयंत आपस में साथ थे। तो रात होते ही जयंत तुरंत ही उस होटल में पहुंच जाता है, जहां पर मोनिका तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हम निशिकांत को देख पाते हैं और वो यहाँ पर जयंत को कुछ ऐसी बातें बताता है कि जयंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निशिकांत उसे बताता है कि मोनिका के साथ उसका भी अफेयर चल रहा था और कुछ ही दिन पहले उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और अब वो उसे ब्लैकमेल करना चाहती है। साथ ही इस रूम में अरविंद नाम का एक आदमी भी था
और उसे भी मोनिका ब्लैकमेल कर रही थी क्योंकि अरविंद के साथ भी मोनिका का अफेयर था। तो मोनिका इन तीनों को ब्लैकमेल करना चाहती है और इनसे पैसे हड़पना चाहती है, पर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए इन्हें मोनिका को तो पैसे देने ही पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जानते हैं कि मोनिका इन्हें हमेशा ब्लैकमेल करती रहेगी, इसलिए ये लोग मोनिका को मारने का ही प्लान बना लेते हैं, क्योंकि अगर मोनिका मर जाएगी तो फिर वो उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। तो निशिकांत यहाँ पर मर्डरर्स का एक एग्रीमेंट बनाता है और उस एग्रीमेंट पर ये तीनों अंगूठा लगा देते हैं। अब निशिकांत उन दोनों को पूरा प्लान समझाता है। इस प्लान में निशिकांत की ड्यूटी ये थी कि वो मोनिका को मुंबई बुलाएगा और वहीं पर उसका मर्डर करेगा, जिसके बाद जयंत अपनी गर्लफ्रेंड निकी को लेकर देवलाली जाएगा, वहां पर उसे नींद की दवाइयां खिलाएगा और फिर मुंबई आकर मोनिका की बॉडी को अरविंद को सौंप देगा। जिसके बाद अरविंद की ड्यूटी ये थी कि वो मोनिका की बॉडी को किसी जंगल में ठिकाने लगाएगा। तो प्लान के मुताबिक जयंत अपनी गर्लफ्रेंड निकी के साथ नासिक यानी कि देवलाली पहुंच जाता है। वहां पर वो उसे दवाइयां खिलाकर सुला भी देता है, जिसके बाद वो मुंबई भी पहुंच जाता है। यहाँ दूसरी तरफ निशिकांत अपनी पूरी तैयारियों में लगा हुआ था और अब मोनिका भी मुंबई पहुंच चुकी थी। जिसके बाद निशिकांत मोनिका से मिलता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, क्योंकि अगले सीन में हम मोनिका की डेड बॉडी को देख पाते हैं, जो कि एक येलो कलर की पॉलिथीन में बंधी हुई थी। अब आगे की ड्यूटी जयंत की थी। यहाँ पर वो मोनिका की बॉडी को एक बैन में भरकर अरविंद को ये बॉडी सौंप देता है, लेकिन यहाँ पर अरविंद का बहुत बुरा हाल था। वो जयंत से कहता है कि वो अकेला ये काम नहीं कर सकता है, इसलिए उसे भी उसकी मदद करवानी पड़ेगी। इसलिए जयंत उसकी मदद करवाने के लिए मोनिका की बॉडी को उठाकर बीच जंगल में जाने लगते हैं। लेकिन जब वो मोनिका की बॉडी को ठिकाने लगा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से इनके सामने एक शेर आ जाता है, जिसके कारण वो मोनिका की बॉडी को वहीं पर पटक कर भाग जाते हैं। तो काम कंप्लीट हो चुका था, इसलिए जयंत को वापस नासिक यानी कि देवलाली पहुंचना था और वो टाइम से देवलाली पहुंच भी जाता है। अब अगले दिन ऑफिस में अरविंद जब जयंत से मिलता है तो वो यहाँ पर जयंत से कहता है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जब से उन्होंने मोनिका की बॉडी को ठिकाने लगाए हैं तब से उसे रात में बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। लेकिन जयंत यहाँ पर अरविंद को किसी तरह से समझाता है और बाद में वो लोग मीटिंग के लिए चले जाते हैं। मीटिंग में देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग मिसिंग थे, एक थी मोनिका और दूसरी थे निशिकांत। तभी उनकी नजर पड़ती है दरवाजे पर। जयंत और अरविंद को ऐसा लग रहा था कि दरवाजे से निशिकांत आने वाला है, लेकिन जब उनकी नजर दरवाजे पर पड़ती है तो जयंत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर निशिकांत नहीं बल्कि मोनिका थी और उसे देखकर दोनों पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। और फिर तभी टीवी पर न्यूज चलाई जाती है जिसमें कि बताया जाता कि एक अनजान जगह पर निशिकांत अधिकारी की डेड बॉडी पाई गई और ये वही डेड बॉडी है जिसे कि अरविंद और जयंत ने ठिकाने लगाए थे। इस बारे में वो दोनों बात भी करते हैं और उन्हें पूरा शक मोनिका पर है, क्योंकि निशिकांत मोनिका को ही मारने गया था। अब मोनिका जयंत को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें पुलिस वालों ने बुलाया है। और जब जयंत केबिन में जाता है तो वो वहां पर एक पुलिस अधिकारी और एसीपी नायडू को देखता है। तो एसीपी नायडू यहाँ पर जयंत से पहली बार मिली थी, इसलिए वो दोनों बात करते हैं। लेकिन अरविंद का बहुत बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि मोनिका उससे नॉर्मली बिहेव कर रही थी, जो कि अरविंद को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे मालूम है कि मोनिका ने ही ये सब कुछ किया है। अगले दिन अरविंद के घर पर एक पार्सल आता है और यही का यही सेम टू सेम डिट्टो पार्सल जयंत के घर भी जाता है। लेकिन जयंत इससे पहले कि वो पार्सल खोल पाता है, उसकी नजर पड़ती है टीवी की एक न्यूज पर, जिसमें कि बताया जाता कि अरविंद की मौत हो चुकी है और मौत का कारण था सांप काटने की वजह से। दरअसल उसे किसी ने पार्सल देकर गया था और उसी में से वो सांप निकला था। तो यही पार्सल जयंत के पास भी था और उसने अब ये न्यूज देख ली है, तो वो उस पार्सल को नहीं खोलता है। लेकिन इसके बावजूद वो पार्सल हिलने लगता है और उसके अंदर से भी एक सांप निकलता है। लेकिन यहाँ पर जयंत किसी तरह से बच जाता है। अब जयंत सत्यनारायण जी के पास जाता है और वो उनसे कुछ कहने वाला था। यहाँ पर मोनिका और तमांग नाम का एक आदमी भी होता है और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि मोनिका चाय की कप में एक छोटा सा टुकड़ा मिला रही होती है और ये सब कुछ जयंत भी देख लेता है। इसलिए वो सोचता है कि ये चाय तो अब वो बिल्कुल भी नहीं पीने वाला है, लेकिन फिर भी वो चाय पीने की एक्टिंग करता है और एक मीटिंग का बहाना करके बिना चाय पिए ही वहां से चला जाता है, क्योंकि निशिकांत और अरविंद के बाद अब जयंत को ऐसा लग रहा था कि अगला नंबर उसका है। और जब वो रूम से बाहर आता है तब उसके पास एक अननोन नंबर से वही मर्डरर्स का एक एग्रीमेंट आता है जो कि निशिकांत ने बनाया था और इन तीनों के उस पर अंगूठे के निशान भी थे। साथ ही उसे टेरिस पर आने का एक मैसेज भी था, क्योंकि वो एग्रीमेंट वहीं पर रखा हुआ था। तब जयंत हड़बड़ा कर टेरिस पर जाता है और जब वो
वो उस एग्रीमेंट को उठाने ही वाला होता है कि तभी अचानक पीछे से एक आदमी आता है और वो जयंत को उठाकर नीचे फेंक देता है। और जिस आदमी ने ये सब कुछ किया है वो कोई और नहीं बल्कि गौरव होता है। लेकिन यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि जयंत उस इमारत से नीचे नहीं गिरा है बल्कि वो तो ऊपर लटक चुका है। साथ ही उसके बाजू में ही वही एग्रीमेंट पड़ा हुआ था, लेकिन वो एग्रीमेंट उड़कर नीचे पहुंच जाता है पुलिस की गाड़ी पर और वो उस गाड़ी के कांच पर चिपक जाता है। लेकिन यहाँ पर जल्दी से जयंत नीचे आता है और उस कागज को वहां से उठाता है और उसे ठिकाने भी लगा देता है। और जब जयंत की नज़र उस एग्रीमेंट पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि ये उस एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी नहीं है बल्कि ये तो एक फोटो कॉपी है। इसलिए अब जयंत का दिमाग खराब हो जाता है और उसे पता चल गया था कि ये सब कुछ मोनिका ने करवाया है। इसलिए वो मोनिका को मारने का प्लान बनाता है और रात होते ही वो उसके घर पर पहुंच जाता है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो मोनिका के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर मोनिका और जयंत के बीच में एक जोरदार झड़प होती है जिसमें कि मोनिका भी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन आखिर में जब जयंत मोनिका को मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से जयंत मोनिका को छोड़ देता है क्योंकि उसे अफसोस होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो ये गलत कर रहा है, इसलिए वो मोनिका को छोड़ देता है। जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं और यहाँ पर मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत और अरविंद को नहीं मारा है, बस वो तो निशिकांत और अरविंद से अपना हक चाह रही थी। और फिर तभी जयंत के पास निकी का कॉल आ जाता है तो मोनिका भी वाइन पीने लगती है। और जब जयंत बात करके फुर्सत होता है और वो मोनिका को देखता है तो जयंत को पता चलता है कि मोनिका तो मर गई है। तो ये देखकर जयंत पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था और वो मोनिका के घर से हड़बड़ा कर निकलता है, जहां पर रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि अंधी होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जयंत जब अपने ऑफिस में होता है तो तभी अचानक से उसके केबिन में सालू आती है और वो यहाँ पर जयंत को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और वो कहती है कि उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसका भाई हत्यारा होगा। इतना बोलकर सालू वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद एसीपी नायडू यहाँ पर आती है और वो जयंत से पूछताछ करने लगती है क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि मोनिका की डेथ हो गई है और सबसे ज्यादा शक जयंत के ऊपर ही हो रहा था। एसीपी नायडू यहाँ पर जयंत को बताती है कि मोनिका प्रेग्नेंट थी और उन लोगों ने अरविंद और निशिकांत के डीएनए सैंपल्स लिए थे जो कि नेगेटिव रहे हैं। तो अब एसीपी नायडू जयंत का भी डीएनए सैंपल लेने वाली थी, जो कि सुनकर जयंत पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर अरविंद और निशिकांत के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं तो उसका पॉजिटिव जरूर आएगा क्योंकि मोनिका के सिर्फ 3 ही लोगों के साथ अफेयर थे, वो दोनों मर गए हैं और उन दोनों के रिजल्ट भी नेगेटिव आए हैं। इसका मतलब ये है कि उसी ने मोनिका को प्रेग्नेंट किया था। अब आगे हम देखते हैं कि सालू जयंत से मोनिका के डेथ पर से गुस्सा नहीं थी बल्कि वो तो इस बात पर से गुस्सा थी कि जयंत के बनाई गई मशीन से देव की जान गई थी, जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर गौरव को भी देख पाते हैं जो कि सालू के साथ ही था और वो यहाँ पर सारी बातें सुन भी रहा था। यहाँ पर जयंत उससे कहता है कि उसने उसे नहीं मारा है क्योंकि उसकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो तुरंत ही यूनिकॉर्न कंपनी में जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि किसी ने इसे मैन्युअली सेट करके मारा होगा। और उसके साथ गौरव भी जाता है और जब यहाँ पर जयंत की नजर स्क्रीन पर पड़ती है और जब वो नाम पढ़ता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर गौरव मोरे लिखा हुआ था जिसने कि उस मशीन को मैन्युअली कंट्रोल करके देव को मार दिया था। जिसके बाद वो जयंत से फाइट करता है और उसे भी अधमरा कर देता है और साथ ही गौरव अपनी मिस्ट्री को भी खोलता जाता है कि उसने अभी तक किन किन लोगों को किस तरह से मारा है। तो वो बताता है कि वो सालू से बहुत प्यार करता था लेकिन देव की वजह से उसका दिल टूट रहा था, इसलिए उसने देव को मार दिया। और देव को मारने के बाद जब वो कंपनी से निकल रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसे ये सब कुछ करते हुए निशिकांत ने देख लिया है। लेकिन यहाँ पर निशिकांत उससे कुछ भी नहीं कहता है बल्कि उससे वो बस छोटे से काम करने को कहता है। तो जो जयंत के पास मोनिका की ब्लैकमेल वाली पिक्चर्स आई थी वो मोनिका ने नहीं बल्कि निशिकांत ने भिजवाई थी। गौरव निशिकांत की कही हुई बातों के सारे काम कर रहा था, लेकिन आखिर में जब निशिकांत ने गौरव को एक मर्डर करने को कहा तो गौरव ने उसे साफ मना कर दिया। लेकिन जब निशिकांत ने उसे कहा कि अगर वो मर्डर नहीं करेगा तो वो ये सारी बातें सालू को बता देगा, तो उसका दिमाग खराब हो गया। तब मोनिका को ना मारकर उसने निशिकांत को ही मार दिया क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो निशिकांत को नहीं मारेगा तो आगे चलकर वो उसे और भी ज्यादा ब्लैकमेल कर सकता है। यहाँ पर गौरव के हाथ में वही मर्डरर्स के एग्रीमेंट भी लग चुके थे, जिससे कि उसे मालूम चलता है कि वो फोकट में ही जयंत और अरविंद को मारने के पीछे लगा है क्योंकि वो लोग गौरव के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है। जिसके बाद हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं कि गौरव जयंत को मशीन
मशीन से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आगे चलकर वो मशीन काम करना बंद कर देती है। तो गौरव मशीन के पास फील्ड पर आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जयंत के पास उस मशीन का हाथ में ही कंट्रोल, मतलब कि घड़ी में ही कंट्रोल था और वो यहाँ पर गौरव को ही मार देता है। तो अगले दिन एसीपी नायडू यहाँ पर आती है और वो जयंत से पूछताछ करती है। यहाँ पर जयंत उसे बताता है कि ये मर्डर नहीं है बल्कि सेल्फ डिफेंस था। साथ ही जयंत एसीपी नायडू को और भी सारी बातें बता देता है कि गौरव ने ही देव को मारा था और अरविंद और निशिकांत को भी, और अगला नंबर उसी का था, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। तभी एसीपी नायडू जयंत से कहती है कि उन्हें मोनिका को लेकर एक लीड मिली है और वो लीड तुम्हारे ही खिलाफ है, क्योंकि उनके हाथ एक विटनेस लग चुका है और वो विटनेस थी मोनिका की बिल्डिंग में ही रहने वाली वो अंधी औरत। लेकिन यहाँ पर जयंत सोचता है कि उन्होंने तो कुछ देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एसीपी नायडू उसे बताती है कि वो बूढ़ी औरत 30 साल से एयरपोर्ट के बाहर परफ्यूम बेचने का काम कर रही है और जो परफ्यूम तुमने लगाया है वो उन्होंने अच्छे से सूंघ लिया है और पहचान भी लिया है, साथ ही वो तुम्हारी आवाज को भी पहचानती है। तो अब जयंत को लग रहा था कि शायद अब वो अरेस्ट होने वाला है, इसलिए वो घर जाकर निकी और सत्यनारायण जी के लिए एक माफीनामा लिखता है और वो लिख ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है न्यूज पर और उसमें बताया जाता है कि मोनिका की डेथ दरअसल तमांग ने की है। तमांग ने ही उसके वाइन में जहर मिलाया था जो कि एक स्नैक पॉइजन था और बाद में तमांग ने वही पॉइजन खाकर अपनी भी जान दे दी। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि जब सत्यनारायण जी के घर पर कोई हवन हो रहा था तो एसीपी नायडू और जयंत आपस में बात करते हैं, जहां पर जयंत एसीपी नायडू से सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा था, मोनिका प्रेग्नेंट थी तो उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन होता। तो एसीपी नायडू यहाँ पर जयंत को बताती है कि अगर उसका बेटा या फिर बेटी होती तो वो तुम्हारा शायद साला या फिर साली लगती, जिससे कि हमें ये बात पता चलती है कि मोनिका को दरअसल में सत्यनारायण ने प्रेग्नेंट किया था और ये बात कहीं ना कहीं तमांग को भी पता चल चुकी थी और उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाए। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सत्यनारायण जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने एसीपी नायडू के पास कॉल किया और तमांग का काम तमाम करवा दिया। इससे हमें एक और बात पता चलती है कि सत्यनारायण और एसीपी नायडू भी आपस में मिले हुए हैं। तो अब सारा मामला क्लियर था, लेकिन यहाँ पर जयंत को उस एग्रीमेंट की रियल कॉपी ढूंढनी थी, इसलिए वो गौरव के घर पर जाकर छानबीन करना शुरू करता है, जहां पर आखिरकार उसे वो कॉपी मिल भी जाती है और वो काफी खुश भी हो गया था। लेकिन तभी अचानक से उसके दोनों तरफ से एक एक सांप आते हैं। तो क्या जयंत अब मारा जाएगा, ये तो फिल्म में नहीं दिखाया गया, लेकिन जयंत को स्नेकोफोबिया था ये तो हमें मालूम है, मतलब कि उसे सांपों से डर लगता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों 4 साल पहले जब बासनवाला की मर्द को दर्द नहीं होता फिल्म लेकर आए थे तो मुझे समेत कईयों को एक ताजा हवा के झोंके की तरह लगे थे। एकदम फ्रेश अप्रोच और लुभावना डार्क ह्यूमर, उनकी फिल्म के हर फ्रेम पर बोल्ड अक्षरों में सिनेमा प्रेमी लिखा होता है। तो इस बार जब वो हुमा कुरैशी, राधिका आप्टे और राजकुमार राव जैसी टैलेंटेड कास्ट के साथ कुछ लेकर आए हैं तो उत्सुकता और उम्मीद दोनों ही भरपूर मात्रा में थी। क्या वो इस उम्मीद पर खरे उतरे हैं? जी हाँ, बिल्कुल खरे उतरे हैं। उनकी नई फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग डार्क ह्यूमर, उम्दा परफॉर्मेंस और शानदार म्यूजिक का एक बढ़िया गुलदस्ता है। मोनिका ओ माय डार्लिंग की कहानी मोस्टली श्री राम राघवन के यूनिवर्स में परवाज करती नजर आती है। जयंत अखेड़कर नाम का एक छोटे गाँव का छोटी सोच वाला छोटा आदमी जो बड़ा बनने के लिए झटपटा रहा है, पैसे वालों की दुनिया में घुसने में कामयाब हो गया है और बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट भी हासिल कर चुका है और तो और बॉस की बेटी भी उसके प्यार में है। और क्या चाहिए ना। इसे बनाए रखना इतना आसान थोड़ी है, ये उतनी ही बड़ी जंग है जितना यहाँ तक पहुँचने की थी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो राजकुमार राव से पहले राधिका आप्टे और हुमा कुरैशी की बात करनी पड़ेगी। एसीपी नायडू के रोल में राधिका आप्टे कमाल लगी है। वो जब भी स्क्रीन पर आती है मजा सा आ जाता है। उनका ह्यूमर विचित्र लेकिन फ्रेश है। ऐसे रोल्स में हम अब तक सिर्फ पुरुष पुलिस अधिकारी को देखते आए हैं। ये एक वेलकम चेंज है। आप उन्हें देखना चाहते हैं और एक शख्स है जिन्हें आप देखना चाहते हैं, सिकंदर खैर। पता नहीं इस आदमी को उतना काम करते क्यों नहीं देख पाते हम। उनकी कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है, थोड़ा सा क्रूर, थोड़ा सा फंकी। निशिकांत अधिकारी उन्होंने बढ़िया निभाया। अगर उन्हें सही से रोल मिलने लगे तो बड़ा नाम बनने की पूरी काबिलियत है उनमें। हुमा कुरैशी का भी हिंदी सिनेमा सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उन्होंने मोनिका की भूमिका में तमाम जरूरी सेट्स एफर्टलेसली डाल दिए हैं। कुछ सीन्स में तो वो राजकुमार राव पर भी हावी हो गई है। राजकुमार राव के बारे में अलग से कुछ
कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कभी क्रूर, कभी कंफ्यूज्ड। जयंत का रोल उन्होंने बहुत ही उम्दा ढंग से निभाया है। गौरव के रोल में सुकांत गोयल है जो कि एसेट है, जो कि आपको पता है। तो बासनवाला का डायरेक्शन मोस्टली आपका अटेंशन जकड़े रहता है। सेकेंड हाफ में कहीं कहीं फिल्म थोड़ी सुस्त होने लगती है, लेकिन तुरंत ही ट्रैक पर आ जाती है। बासनवाला सिनेमा की विधा को अपने स्टाइल में ट्रिब्यूट भी देते चलते हैं। कभी हिचकॉक की साइको, कभी इरफान की मकबूल, तो कभी श्री राम राघवन की जॉनी गद्दार। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सारे रेफरेंस पकड़े जा सकते हैं। बासनवाला का ट्रीटमेंट यूनिक है और आपको बोर नहीं होने देता। उनका और काम जल्दी से देखने की तमन्ना रहेगी। फिल्म का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका संगीत और बैकग्राउंड म्यूजिक। एकदम फ्रेश बैकग्राउंड स्कोर में रेट्रो वाली बहुत ही अच्छी फील आती है। गाने भी फिल्म को फील को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वरुण ग्रोवर के लिखे गीत और अंचित ठक्कर का संगीत धमाल है। कुछ गाने तो अद्भुत लगते हैं। ये एक जिंदगी गाना सुनकर आशा भोसले की याद आती है। अनुपमा ने इसे बहुत ही स्टाइलिश ढंग से गाया है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।